Hello everyone, welcome to this video. So this is the part 3 of law of crime. So मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारा लास्ट वीडियो है लीगल रीजनिंग में. एज आई हैव प्रॉमिस, मैंने पहला जो वीडियो था मेरे चैनल पे जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दी थी कि ये चैनल CT क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए है, तभी मैंने बताया था कि आई विल कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट सिलेबस जितना क्लैट के लिए CT के लिए इम्पोर्टेंट है. और क्लैट का पैटर्न अलग है, लाइक क्लैट का रीजनिंग पैटर्न है, पर यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप ऑन रीजनिंग क्वेश्चन. तो आपको जो बेसिक पता होना चाहिए सारा, कि जो आप पैराग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके पहले आपको जो सब बेसिक नॉलेज चाहिए वो सारा हम कवर करेंगे. सो आई टोल्ड यू. तो हम एक सब्जेक्ट आज पूरा करने जा रहे हैं, वो है लीगल रीजनिंग. सो लॉ ऑफ क्राइम का ये पार्ट 3 है, वो लीगल रीजनिंग का लास्ट वीडियो है. ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम लीगल पे वीडियोस नहीं बनाएंगे. जी हम वीडियोस बनाएंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े कुछ हमारा अगर आपको चाहिए तो हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के PDF भी शेयर करेंगे. बट एज हम जो पढ़ाने का वीडियो है लीगल रीजनिंग का, तो ये लास्ट वीडियो है. तो हमने ऑलमोस्ट टॉट कवर किया, मैगज़ीन कवर किया, कॉन्ट्रैक्ट कवर किया, और ये क्राइम का लास्ट वीडियो है. इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैंने इतना कवर किया है. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट आवर वीडियो. सो इस वीडियो में हम लास्ट के 2 पार्ट जो बचे हैं वो कवर करेंगे. तो हम इसमें क्या करेंगे, जनरल डिफेंसेस, जो डिफेंस लेते हैं क्राइम होने के बाद, डिफेंस क्या लिख सकते हैं वो हम देखेंगे. और बहुत इम्पॉर्टेंट जो पहले कवर होना चाहिए था पर मैं लास्ट में कवर कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो दैट इज़ स्टेजेस ऑफ क्राइम. स्टेजेस ऑफ क्राइम. सो दिस वी विल कवर इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी, general defenses and stages of crime, these 2 things we will cover. So let's start with general defenses. Okay, so the first one is act of a child under 7 years. तो अगर कोई एक्ट, सी हम पहले ये रीड करते हैं. The IPC states that no act done in by a child under 7 years of age shall constitute an offence. This is because a child under 7 years of age regarded as incapable of properly being able to understand the true consequences of his or her actions. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक्ट है और जो कमिट किया गया है एक बच्चे के द्वारा जो 7 साल से भी कम का है, मान लो वो अगर 5 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, तो अगर उसके द्वारा वो कमिट किया होगा तो दैट विल नॉट कंस्टिट्यूट ऑफेंस. तो वो ऑफेंस नहीं होगा. ये हमेशा ध्यान में रखना. हम इंडिया में हैं, हमारे लॉज अलग है. फ्रांस में अगर जाए तो देयर सम मे बी सम अदर लॉज, थोड़ी कम सज़ा होगी. बट यहाँ पे जो एक्ट होता है जो चाइल्ड से कमिट होता है, दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस. तो इसका रीज़न क्या है कि ऑफेंस क्यों नहीं होता. तो हम बोलते ही हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, हम बोलते हैं ना कि वो मासूम हो सकते हैं, मासूम होते हैं. सो दे आर इनकैपेबल ऑफ प्रॉपरली बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड ट्रू कॉन्सिक्वेंसेस. तो वो कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं रख सकते कि बी को मैं मारूंगा, या फिर वो उतने कैपेबल भी नहीं है कि वो मर्डर एग्जीक्यूट करे या फिर थेफ्ट एग्जीक्यूट करे. सो दे आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग दीज एक्टिविटीज़ और प्रॉपरली अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन. सो दैट इज़ वाई things or actions done by them are do not constitute offense. So हम एक एग्जांपल लेते हैं. ये बच्चा है चिंटू समझो, तो उसने क्या किया, ये इधर से पत्थर, एक बड़ा पत्थर था, वो ऊपर से फेंका नहीं, ऐसा फेंका हवा में, और यहाँ पर एक आदमी था तो वो पत्थर उसको इधर सिर पे चोट लगी. ये बच्चा है 5 साल का. सो और ये स्यू करता है इसके पेरेंट्स को और इसको भी. तो इस केस में क्या होगा, दिस चाइल्ड विल नॉट बी हेल्ड लायबल, ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल एज हिज एज इज़ 5. तो हमें यहाँ पे सीधा बोला है कि एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर विल नॉट कंस्टिट्यूट ऑफेंस.
क्योंकि ये पत्थर जाके इसको लगेगा, इसको दर्द होगा, ये तो ये इतना कैपेबल भी नहीं है उतना सोचने के लिए. सो दैट इज़ वाई दिस विल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज क्या, ऑफेंस. ओके. द सेकेंड वन इज इंटॉक्सिकेशन. So IPC states that no act done by a person is offense if के बाद हम कुछ certain conditions देखते हैं. If he or she is affected by intoxication at the same time of doing that act, or by virtue of such intoxication he or she was incapable of knowing the nature. Okay. And the third is the intoxication was administered to the concerned person without their knowledge or against their will. So इंटॉक्सिकेशन में अल्कोहल आ सकता है या फिर कुछ अदर जो नशीली चीज़ें आ सकती है. तो इसमें क्या बोला है कि आईपीसी उन पर्सन उस एक्ट को और जो पर्सन के द्वारा किए हैं वो ऑफेंस नहीं मानेंगी अगर the person while doing that act was intoxicated, affected by intoxication, और वो अपनी जो किए हुए काम है उसका नेचर जानने के लिए, for knowing the nature they were incapable. So such intoxication he or she was incapable of knowing the nature of the act. तो इंटॉक्सिकेशन के वजह से they were not capable कि जो कुछ कर रहे हैं तो उसका नेचर पता चले. या फिर द थर्ड इज़ कि उनको ज़बरदस्ती इंटॉक्सिकेट किया गया होगा उनके विदाउट देयर कंसेंट. सो द एक्ट डन अंडर दिस थ्री कंडीशन विल नॉट बी टर्म्ड एज ऑफेंस. ओके. द थर्ड वन इज़ अनसाउंड माइंड. सो अनसाउंड माइंड का एग्जाम्पल हमने टॉर्ट में भी देखा था. टॉर्ट में भी अनसाउंड माइंड इज़ टेकन एज डिफेंस. सो क्रिमिनल लॉ में भी ये एक डिफेंस की तरह लेते हैं. The IPC states that no act done by a person is offense if के बाद हम कंडीशन देखते हैं he or she was affected by unsoundness of mind at the time of doing that act and by virtue of that act he or she was incapable of knowing that act. So इसमें क्या होता है कि समझ लो एक व्यक्ति है, he is of unsound mind. तो अगर उसने क्या किया, किसी को समझो हमने क्या पढ़ा था, असॉल्ट पढ़ा था ना, तो समझो इसने बी को धक्का दिया ज़ोर से. सो उस वक्त ही वॉज ऑफ इन द स्टेट ऑफ अनसाउंड माइंड, ही वॉज अनसाउंड दैट टाइम. सो एंड दिस इज़ वाई ही वॉज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट एक्ट, कि ये अनसाउंड माइंड में था उस वक्त और इसने उसे धक्का दिया. सो इसको पता नहीं था कि इस जो मैंने एक्ट किया है उसका नेचर क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो इसीलिए ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल. जिस व्यक्ति को कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं और इंटेंशनली वो कुछ एक्ट करता है, सो दैट विल बी सीन एज क्राइम, नॉट द एक्ट डन बाय अनसाउंड माइंड पीपल. ओके. सो हाँ, 3 जनरल डिफेंसेस थे, हमने वो पढ़ लिए. तो हम अब स्टेजेस ऑफ क्राइम अंडर आईपीसी देखते हैं. तो पहली स्टेज क्या होती है, इंटेंशन. द सेकेंड इज़ प्रिपरेशन, थर्ड इज़ अटेम्प्ट एंड द फोर्थ इज़ एक्चुअल कमीशन. ओके. तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. पहले हम लिखते हैं इधर कि पहली होती है इंटेंशन. तो इस स्टेज में क्या होता है कि हमारा इंटेंट होता है कुछ गलत चीज़ करने का. हम एक एग्जांपल लेते हैं होमिसाइड का. होमिसाइड हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं मर्डर के लिए. मैं जब आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी तब आपको अच्छे से पता चलेगा. क्योंकि आपको ये टर्म पता नहीं है तो मैं इसे मर्डर करके रेफर करूँगी. सो बाद में पता होने के बाद ये मत बोलना कि मैंने गलत पढ़ा दिया. मैं अभी से आपको बता रही हूँ. होमिसाइड मतलब क्या कि किसी पर्सन को मारना. ओके. सो इंटेंशन में क्या होता है कि हम थॉट्स होते हैं. ओके. कि ये चीज़ हमें एग्जीक्यूट करनी है, ये थॉट्स आते हैं. ये पहली स्टेज होती है. सो दिस अलोन विल नॉट बी ऑफेंस. कि इंटेंशन अलोन होना मतलब इंटेंशन हमेशा अगर रॉन्ग हुआ है तो इंटेंशन हम देखते हैं और उससे क्राइम देखते हैं. पर अभी कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ इंटेंशन है, तो दैट विल नॉट
टर्म्ड एज ऑफेंस, क्योंकि हमने देखा है, बहुत बार देखा है, मूवीज़ में देखा है कि दो पीपल मतलब झगड़ रहे होते हैं, ये इसकी कॉलर पकड़ता है, वो इसके बाल पकड़ता है और ये गुस्से में बोल देता है कि मैं तुझे मार दूँगा। सो दैट इज़ जस्ट इंटेंशन, और बाद में जाके दोनों का अच्छा फिर से दोस्ती हो जाता है। सो इंटेंशन विल नॉट बी टर्म्ड एज ऑफेंस हियर, जब कुछ हुआ नहीं है। अगर हाँ लास्ट स्टेज में उसने एक्चुअल कमीशन कर दिया क्राइम का, सो इंटेंशन था तो हम ये क्राइम कहेंगे, पर अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ मन में थॉट आया कि इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, इसके साथ तो ऐसा करूँगा, तो द फर्स्ट स्टेज इज़ इंटेंशन। ओके, देन द सेकेंड क्या देखी थी, प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन, तो इसका हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, पुनीत एंड अरुण का। सो पुनीत के मन में थॉट आया कि अरुण को मार देना चाहिए, क्योंकि कोई पर्सनल दुश्मनी होगी दोनों के बीच। तो प्रिपरेशन स्टेज में क्या आता है कि पुनीत ने एक्चुअल प्रिपरेशन की अरुण को मारने की। लाइक अगर उसे समझो, पुनीत ने समझो एक गन बाय की इल्लीगल तरीके से, और किसी दूसरे आदमी से उसने गोलियां खरीद ली गन की, ओके, बुलेट की। सो दिस विल बी कॉल्ड एज प्रिपरेशन, की एक्चुअल क्राइम करने के लिए, टू एग्जीक्यूट एक्चुअल क्राइम आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो। एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करते हो पीएल्स में, वैसे ही एक्चुअल अगर क्राइम कमिट करना है तो आपने ये जो किया, ये बंदूक खरीदी, ये गोलियां खरीदी, तो दैट विल कम अंडर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैन आल्सो, आई डोंट रिमेंबर, बट दिस इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस कि प्रिपेयर कर रहे थे आप क्राइम करने के लिए। देन द थर्ड वन इज़ अटेम्प्ट। तो हमने एक पॉइंट देखा था कि अटेम्प्ट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज ऑफेंस। तो हमने देखा था कि देखो, अब हम ये पुनीत वाला ही एग्जाम्पल आगे लेते हैं कि समझो ये पुनीत है, ये अरुण की राह देख रहा है, मतलब अरुण आएगा, तो ये इधर कोई नहीं है और यहाँ एक ट्री है समझो, और ये परफेक्ट टाइमिंग की, मतलब ही इज़ वेटिंग फॉर अ परफेक्ट टाइमिंग टू शूट अरुण। और उसी वक्त क्या होता है कि इसने शूट किया, पर गलती से ये इधर पेड़ के एक ब्रांच में लग गई है गोली, और अरुण इस वक्त बच गया और वो निकल गया अपने रास्ते। सो दिस इज़ ऑल्सो पनिशेबल। ओके, हमने पढ़ा है ये पहले, अब ये क्या है ये मत भूलना है। दिस इज़ ऑल्सो पनिशेबल। इसका अटेम्प्ट फेल हुआ सक्सेसफुल हुआ इसका कोई मायने नहीं रखता, पर इसने अटेम्प्ट किया, दैट अलोन इज़ पनिशेबल। ओके, सो दिस कम्स अंडर अटेम्प्ट। देन कमीशन, द फोर्थ स्टेज इज़ कमीशन, द एक्चुअल कमीशन। अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट फेल हो गया, फिर एक्चुअल कमीशन कि पुनीत को ये अकेले में मिल गया, या ट्री भी कुछ नहीं थी, इसने डायरेक्टली शूट किया और ये मर गया। तो दिस इज़ एक्चुअल कमीशन। एक्चुअल कमीशन तो ऑफेंस होता ही है, पर अटेम्प्ट भी ऑफेंस होता है। तो ये 4 स्टेजेस है। पहले क्या होता है कि थॉट आता है माइंड में कि ऐसा ऐसा करेंगे, फिर हम उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, देन हम अटेम्प्ट करते हैं, एंड देन एक्चुअल कमीशन। ओके, सो दीज आर द 4 stages of crime. So we completed law of crimes with this video. Okay, so I guess we will either upload maths video or we will start with logical reasoning. लॉजिकल रीजनिंग के भी वीडियो आई गेस मार्च से स्टार्ट होंगे, क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आई वोंट बी अपलोडिंग वीडियोस फॉर सम वाइल, देन आई विल बी स्टार्ट अपलोडिंग लॉजिकल के वीडियो। मैथ्स के वीडियो में आई विल नॉट बी टीचिंग, आई विल, क्योंकि मैं खुद को इतना नहीं समझती कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँ, सो आई विल कॉल समवन टू टीच मैथ्स ऑन दिस चैनल, वो विल बी कैपेबल, सो मतलब उनका उतना एजुकेशन होगा, सो आई विल गिव समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच मैथ्स। वी विल मतलब हम गुड क्वालिटी एजुकेशन ही देते हैं, और हम जितना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए
उतना ही पढ़ाते हैं, बाहर मतलब सब कुछ नहीं पढ़ाते रहते हैं। सो वी कंप्लीटेड लीगल रीजनिंग। आई विल सजेस्ट यू कि आप ये सब वीडियो देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और अगर आपको चाहिए कि मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूँ और उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। सो या आई एम जस्ट सो मच हैप्पी टुडे कि मैंने ये लीगल रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट किया। जस्ट वांट टू शेयर दिस हैप्पीनेस विथ यू। सो या वी विल स्टार्ट विथ लॉजिकल। सो till then, stay tuned. Happy study.